Hi friends, welcome to all. Today we are going to discuss about the chapter number 6 of class 11th history book, the three orders, यानी कि तीन अलग अलग वर्ग, three orders. In this chapter we will discuss about the economic and political situation of medieval Europe in aspect of these three different orders. These orders were: the society was divided in three different groups which are considered as the three orders, and the division of these groups were based on the religion, politics, society, economic, and the whole the European system was considered on the basis of these three orders. So the first one is the first order, or the first part of this order was the clergy, the Christian priest. यानी कि जितनी भी जो क्लेर्जीशिप आती थी, जो भी, क्योंकि उस समय रोमन एम पूरा जो यूरोपियन कंट्री था वो रिलीजन के बेस पे वहाँ पे क्रिश्चियनिटी मैन रिलीजन बन चुका था। तो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो भी लोग थे, जो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड लोग, जो जिस प्रकार हमारे टेम्पल्स में प्रीस्ट होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड वहाँ पे जो भी प्रीस्ट थे, बिशप थे, आर्क बिशप थे, पोप थे, इन सब से रिलेटेड एक ग्रुप था। द सेकेंड ग्रुप वॉज कंसिडर्ड एज द नोबल क्लास, द नोबलिटी। नोबल्स वो लोग होते थे जिनके पास ज़मीन जो लैंड होती थी वो होती थी, दे हैव द लैंड ओनिंग नोबल्स। यानी कि राजा के पास, राजा और राजा के आसपास के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के लोग थे जिनके द्वारा राजाओं को ज़मीनें दी जाती थी फॉर डिफरेंट पर्पज़ में बी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, फॉर मिलिट्री पर्पज़ और फॉर सेफ्टी पर्पज़, ये सारे नोबल क्लास में आते थे। द थर्ड क्लास और थर्ड ऑर्डर वाज द पीजेंट्री क्लास, द फार्मर्स. So these are the three different groups of European society in the medieval era. The first one is the clergy, second is the nobility, and third one is the peasantry or the farmers. These are the in pictures you can also see these three orders. In first picture you can see that a pope, bishops. In second picture you can see the fort of a king, and third one is the agriculture practices is shown. So these three pictures represent the three groups or three orders of the European society. Now the sources of this chapter. Okay, which type of sources we utilize for this chapter? Number one is documents. In medieval time, different type of documentation work was done for the different purposes. Second one is the details of land ownership, कि राजाओं के द्वारा जो ज़मीन थी वो जिस प्रकार से हमने एंसेंट इंडिया में भी यदि आप देखोगे तो ज़मीनों का डोनेशन शुरू कर दिया गया था, जिससे इंडिया में एक सामंती सिस्टम शुरुआत हुई थी। तो इसी प्रकार के सिस्टम यूरोपियन सोसाइटी में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे लैंड ओनरशिप थी, ज़मीन का जो मालिकाना हक था उसकी एक डिटेलिंग की जाती थी, उसको एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता था। एंड थर्ड वन वो है जो कि आपके चर्च में रखा जाता है। जिस प्रकार से मॉडर्न टाइम में यदि हम देखते हैं तो एक डेथ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैरिज से रिलेटेड सर्टिफिकेट बनता है जो आज मॉडर्न टाइम में हमारे तहसील और एसडीएम ऑफिस में बनते हैं, तो उसी टाइप के जो सर्टिफिकेट थे वो उस समय चर्च में बनते थे। द रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स, मैरिज एंड डेथ्स केप्ट बाय द चर्च हेल्प टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिलीज एंड ऑफ पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से चर्च के अंदर जो लोगों के जन्म, उनकी मृत्यु, डेथ और उनकी शादियों से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, तो इन डॉक्यूमेंट से हमें ये हेल्प मिलती है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय की सोसाइटी में जो फैमिलीज़ थी उनका स्ट्रक्चर कैसा था, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा था, ये सब चीज़ें इनकी सहायता से हम समझ सकते हैं। थर्ड वन इज़ द इंस्क्रिप्शंस इन चर्चेज, कि जितने भी चर्च थे उन चर्च में जो इंस्क्रिप्शंस लगाए जाते थे उनकी हेल्प से हमें कई सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज, सॉन्ग्स में हमें जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं जिनको बैलेड्स के नाम से जानते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में कई प्रकार के उस समय सॉन्ग्स लिखे गए थे, कई प्रकार का लिटरेचर उस समय लिखा गया था। तो ये सॉन्ग्स एंड स्टोरीज भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। नाउ द मार्क ब्लॉक वाज ए ग्रेट हिस्टोरियन। तो मार्क ब्लॉक के द्वारा जो एक नए प्रकार से इतिहास को एक नए नज़र से देखा गया है, उनके उससे पहले यदि इतिहास के बारे में यदि हम देखें तो हिस्ट्री है वो नॉर्मली किंग्स के आसपास घूमती थी।
कि राजा रानी कब कब राजा की सिंहासरोहण हुआ, राजा का शासनकाल कब से कब तक रहा, राजा ने कितने बैटल्स लड़ी, उन बैटल्स का आउटकम क्या रहा। केवल इतिहास में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। लेकिन मार्क ब्लॉक ने पहली बार लोगों का नज़रिया चेंज करने की कोशिश की कि इतिहास को हमें कुछ और नज़रिए से देखने की भी ज़रूरत है। हिस्ट्री में हमें उन कॉमन पीपल्स के बारे में भी जानना है, हिस्ट्री में हमें सोसाइटी के बारे में भी समझना चाहिए कि सोसाइटी में ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसके कारण सोसाइटी में इतने सारे चेंजेस आए, और उन फैक्टर्स को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से इकोनॉमिक रीजन्स रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे। तो इन सब के बारे में जो अध्ययन है वो मार्क ब्लॉक के द्वारा किया गया। ही वॉज ए फ्रेंच स्कॉलर हु वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्रेंच इतिहासकार थे, फ्रांस से रिलेटेड थे, जिन्होंने कि फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम किया। अभी फ्यूडलिज्म किसको बोलते हैं, तो फ्यूडलिज्म वो फ्यूड वर्ड से बना है, और फ्यूड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, ज़मीन का एक टुकड़ा। और हिंदी में यदि इसको देखो तो इसको हम बोलते हैं सामंतवाद, इससे ये टर्म निकला है कि राजा है, राजा को पूरी ज़मीन का मालिक माना जाता था, और राजा अपनी उस ज़मीन को अपने नीचे के जो नोबल्स होते थे उनको डिवाइड कर देता था उस ज़मीन को। तो इस सारे सिस्टम से जो एक पूरा सिस्टम बनता था, राजा से नीचे नोबल्स तक, उस सिस्टम को फ्यूडलिज्म बोला गया। टू हिम हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री। मार्क ब्लॉक के अकॉर्डिंग इतिहास है वो केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, बल्कि इतिहास में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि हिस्ट्री में हमें केवल राजा रानियों के बारे में ही नहीं पढ़ना है, बल्कि इतिहास में और सब चीज़ें भी हमें इंक्लूड करके पढ़नी चाहिए। बट वी शुड ऑल्सो इंक्लूड द इंटरनेशनल रिलेशन एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। इसके अलावा इतिहास में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, जो कई इम्पोर्टेंट लोग हैं उनकी लाइव्स है, वो सब भी इतिहास का हिस्सा है। ही स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन डिटरमाइनिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। इसके अलावा उन्होंने इतिहास को लिखते समय, इतिहास का अध्ययन करते समय ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंस के ऊपर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। देखिए किसी भी जगह का इतिहास आप देखोगे तो उस हिस्टोरिकल फैक्टर्स के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। बेसिकली यदि हम डिस्कस करना चाहें कि ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी यदि आप देखोगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिशर्स वहीं पे जमे हुए हैं। तो उसका रीज़न यदि आप देखोगे तो वो वहाँ के ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है जो उनको सूट करता है, लेकिन इंडिया का क्लाइमेट एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट था जो कि यूरोपियन लोगों को सूटेबल नहीं है। तो इस प्रकार से देखो, जब भी हम ज्योग्राफी को इतिहास के साथ, हिस्ट्री के साथ ऐड ऑन करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारे रीजन्स को समझ पाएंगे और उनके आउटकम्स क्या हुए उनको हम इजीली समझ पाएंगे। एंड द रिक्वायरमेंट टू रियलाइज द कलेक्टिव एक्टिविटीज़ और अप्रोचेज ऑफ क्लस्टर ऑफ पीपल्स। और इसके अलावा इतिहास हमें केवल कुछ राजा रानियों के आसपास उन्हीं को सेंटर बना के नहीं पढ़ना है, बल्कि इतिहास है वो एक क्लस्टर ऑफ पीपल से बनता है। उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को यदि कलेक्टिव रूप से यदि हम देखें तो इतिहास के लिए हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है, ये उनका मानना था। नाउ द फ्यूडल सोसाइटी क्या होती है, हम उसकी तरफ आते हैं। व्हाट वाज द फ्यूडल सोसाइटी? द फ्यूडल सोसाइटी, the book talks about the European society between the 900 and the 1300 AD, स्पेशली ऑफ फ्रांस। ये जो बुक है ये फ्यूडल सोसाइटी की, जो मार्क ब्लॉक की जो बुक है, उनकी बुक का एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा कि मार्क ब्लॉक की बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम है फ्यूडल सोसाइटी। इस बुक में यदि आप देखोगे तो 19 से 1300 तक स्पेशली जो फ्रांस की जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के बारे में बातें की गई है। लेकिन बाद में जब इतिहासकारों ने देखा कि यहाँ पे जो सोसाइटी फ्रांस की जो मार्क ब्लॉक ने डिस्कस की है, उस सोसाइटी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यूरोप के बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहे थे। इट हैज़ सिग्निफिकेंट डिटेल्ड सोशल रिलेशंस एंड हेरारकीज एंड लैंड रिलेटेड अफेयर्स एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ दैट पीरियड। इस पर्टिकुलर पीरियड में 900 से 1300 एडी के बीच में पूरी सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिलेशन कैसे थे, राजा राजा से नोबल, नोबल से पीजेंट्री क्लास, नाइट्स, इन ये सब किस प्रकार से एक सोशल रिलेशन से आपस में कनेक्टेड थे, किन चीज़ों से आपस में जुड़े हुए थे, एक हैरारकी कैसे काम कर रही थी ऊपर से नीचे तक, और किस प्रकार से ज़मीन से रिलेटेड जो अफेयर थे, लैंड रिलेटेड जो अफेयर थे, वो किस प्रकार से पूरी सोसाइटी को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, और उसके अलावा इस पर्टिकुलर टाइम के क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट थे, उन सब को डिस्कस करते हुए जो सोसाइटी कनेक्ट हुई है उसको हम बोलते हैं फ्यूडल सोसाइटी। वन वर्ड में यदि समझने की कोशिश करो तो फ्यूडल सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसका बेस लैंड होती है, जिसका बेस एक ज़मीन होती है।
नाउ द हाउ द यूरोपियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 3 ऑर्डर्स, तो उसके लिए किस प्रकार से जो डिफरेंट डिफरेंट लोग थे उन्होंने क्या बोला है। हेयर बिलो सम प्रे, अदर्स फाइट एंड स्टिल अदर्स वर्क। ये जो बीसक थे एडेल ब्रो ऑफ लेओन उनके वर्ड्स हैं। हेयर बिलो, हे देखो यहाँ पे, सम प्रे यानी कुछ लोग पूजा करते हैं, पूजा करने वाले लोग कौन हो गए, क्लैरिजिशिप हो गए। अदर्स फाइट, लड़ने वाले लोग कौन हो गए, आपके नोबल्स हो गए। एंड स्टिल अदर्स वर्क, और दूसरे लोग जो काम करते हैं वो कौन हो गए, पीजेंट्री क्लास को बिलोंग करने वाले लोग हो गए। तो इस प्रकार से सोसाइटी 3 क्लास में कैसे डिवाइड हुई है। दूसरा जो वर्ड्स है वो देखिएगा, गैरांड ऑफ कैम्बरलाई का है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड, की शुरुआत से ही, मानवता के शुरुआती इतिहास से ही, मैनकाइंड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मानवता है, मानव सभ्यता है, वो हमेशा से ही 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रही है, उसे 3 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। अमंग मैन ऑफ प्रेयर्स, पूजा करने वाले लोग, फार्मर्स यानी पीजेंट्री क्लास के लोग, एंड मैन ऑफ वार, युद्ध करने वाले लोग। तो यहाँ भी एक तरह से वही बताया गया कि सोसाइटी है वो हमेशा से ही 3 डिफरेंट ऑर्डर में, 3 डिफरेंट क्लास में डिवाइड रही है। उस क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ का काम करते हैं यानी रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, जिनको हमने देखा क्लैरिजिशिप से लोग, फार्मर्स यानी पीजेंट्री क्लास के लोग, एंड द मैन ऑफ वार यानी नोबल क्लास के लोग। तो चलिए ये था पार्ट 1, जिसका हमने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखी कि 3 ऑर्डर्स में कौन कौन शामिल था। पार्ट 2 में हम इनको आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।